स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मन्नू भंडारी की कहानी रेत की दीवार। धूप ढल गई है, फिर भी आसपास की छतें सूनी हैं। लोग अभी ऊपर नहीं चढ़े। डूबते सूरज का चौंधा सक्सेना साहब के नए मकान पर पड़ रहा है, जिससे उसकी दीवारें कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। रवि को याद आया, पिछले साल जब वह छुट्टियों में आया था, तभी इस मकान का मुहूर्त हुआ था। उसे भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता, खासकर ऐसे आयोजनों में। बाबू को मालूम पड़ा तो बोले, रवि भैया, चले चलो बेटा। ये आसपास के 3-4 घर तो ऐसे हैं कि इनके घर का काम अपने ही घर के काम जैसा है। देखो न, कोई यह न समझने लगे कि रवि बाहर जाकर क्या पढ़ने लगा। उसमें अपनापन ही नहीं रहा, उसे घमंड हो गया। फिर जरा रुक कर बोले, यो अगर बिल्कुल इच्छा न हो तो रहने दो, मैं कुछ न कुछ कहकर बात संभाल ही लूंगा। जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी अपनी इच्छा की बात है, देख लो। और उसे लगा था कि बाबू जबरदस्ती करते तो वह कभी नहीं जाता, पर बाबू बात उसकी इच्छा पर छोड़कर जाने कैसे उसे अपनी इच्छा के मुताबिक चला लेते हैं। चेहरे पर संतोष और गर्व का मिला जुला भाव लिए सक्सेना साहब अपनी व्यवहारिक बात का बखान कर रहे थे। मकान तो भैया घर का होना चाहिए। आज का जैसा जमाना है, उसमें आदमी अपना मकान बना ले तो बुढ़ापे के लिए निश्चिंत हो जाए। बाकी आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं। तब उसने बड़ी देर तक बाबू की नजरों को अपने चेहरे पर ही घूमते हुए महसूस किया था। एकाएक उसे सक्सेना साहब का मकान सिर उठाए चुनौती देता सा लगा। उसने उधर पीठ कर ली। सक्सेना साहब की तुलना में उसे अपना घर और भी अधिक पुराना और जर्जर लगा। जहां तहां दीवारों पर पलस्तर उखड़ चुका है और काई में लिपटी झांकती हुई ऊबड़ खाबड़ ईंटें घर में अजीब सी मनहूसियत घोल रही हैं। उसे पिछले साल बराबर महसूस होता रहा कि उसके और घर के बीच का फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बाबू ने महीने में 2 पोस्टकार्ड से कभी ज्यादा नहीं लिखे, और उसमें भी गिनी चुनी पंक्तियां। मेहनत करके पढ़ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, यहाँ सब कुशल है। हम भगवान से सदा तुम्हारी कुशल मनाते रहते हैं। पहले की तरह आदेश उपदेश और घर के विस्तृत समाचार नहीं रहते थे, और रवि को लगता कि कुछ भी न कह सकने वाली ये चंद पंक्तियां उसके और घर के बीच सेतु नहीं बन पाती। घर आया तो बढ़ते फासले का यह बोध और भी तीखा होकर उभरा। टोनी कितना पीला और कमजोर हो गया है, और उसकी आंखें कैसी बुझी बुझी और निस्तेज लग रही हैं। कितना इलाज करवाया, पर कोई दवा नहीं लगती। अब परमानंद वैद्य की दवाई चल रही है। फिर सच पूछो तो भैया, हमारा तो इन डॉक्टरों पर से विश्वास ही उठ गया। मरीज अच्छा हो न हो, मरे चाहे जिए, इन्हें अपनी फीस से मतलब। शायद उनके मन में टोनी की बीमारी में खर्च हुए रुपयों के आंकड़े तैर रहे हैं। किसी जमाने में डॉक्टरों का पेशा बड़ा पुण्य माना जाता था, पर अब तो कसाईयों का हो गया है। मैंने तो सोच लिया है भैया, इन डॉक्टरों की हाथ मरने की बजाय मैं तो बीमारी के हाथों मरना ज्यादा पसंद करूंगा। बाबू का मन गहरी वितृष्णा से भर गया। रवि को लगा जैसे बाबू टोनी का पूरा इलाज न करवा पाने की अपनी मजबूरी को आक्रोश का जामा पहनाकर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे से बराबर अम्मा की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर देखा, आंगन में कोई दिखाई नहीं दिया। केवल तार पर कपड़े सूख रहे थे, बिन्नी और टोनी के कपड़े, अम्मा और चंदा की साड़ियां, पेटीकोट पीलापन लिए हुए अधमैले से। सबसे हटकर किनारे पर सूखता हुआ उसका फर वाला तौलिया। पास की छत पर कुछ हलचल सुनाई दी तो वह नीचे उतरने लगा। अम्मा तुलसी के चबूतरे पर दिया रखकर हाथ जोड़े कुछ प्रार्थना कर रही है। वह जानता है अम्मा केवल एक मनोती मनाही है, उसकी सफलता की, उसकी समृद्धि और संपन्नता की। अम्मा बाबू की इन प्रार्थनाओं से उसको बड़ी दहशत होती है।
कुछ कुछ वैसी ही जैसी परीक्षा भवन में घुसते समय होती है। रवि भैया खाना खा लो। बस अम्मा 5 मिनट में जरा नहा लूं। हाँ हाँ जरूर। अरे बिन्नी भैया नहाएंगे, जरा नहान घर में झाड़ू मार दे तो। और चंदा थोड़ा आटा रहने देना, भैया को गरम फुलके सेक देना। खाना बनाने का काम शायद पूरी तरह चंदा ने ही संभाल लिया है। अम्मा अधिकतर टोनी के पास रहती है। रवि नहाकर निकला तो अपना जांघिया बनियान धोता लाया, तार पर फैलाने लगा तो अम्मा बिगड़ी, यह तुमने क्यों धोए? अरे मैं हूँ, चंदा है, तुम्हारे 2 कपड़े कोई भी धो सुखा देता। वहाँ इतनी मेहनत करते हो, छुट्टियों में घर आकर थोड़ा आराम किया करो। वह जब भी छुट्टियों में घर आता है, अम्मा का व्यवहार उसके प्रति विशेष ही रहता है। पर आज जाने क्यों इस अतिरिक्त दुलार से उसे बड़ी बेचैनी हो रही है। लग रहा है जैसे अनजाने ही उस पर बोझ लादा जा रहा है। उसने अम्मा को झिड़क दिया, क्या बेकार की बातें करती हो अम्मा, मैं अपने 2 कपड़े नहीं धो सकता? रसोई में घुसा तो चंदा ने आसन पट्टा लगा रखा था। लोहे की सलाख डालकर अंगूठी अंगीठी खोदी तो कोयले दहकने लगे। चंदा जल्दी जल्दी फुल्का बेलने लगी। अम्मा पास आकर बैठ गई और अपनी चुंधियाई आंखों से वे थाली में झुक झुक कर देखने लगी। यह क्या, चटनी नहीं पड़सी? प्याज के साथ पुदीने की पत्ती कुतर देती तो क्या हो जाता? इतनी बड़ी हो गई, ढंग से परसना तक नहीं आता। अम्मा उठी और रवि के मना करते करते प्याज काटने बैठ गई। क्या बताएं भैया, काम में इसका मन ही नहीं लगता। कॉलेज में भर्ती नहीं करवाया तो साल भर होने आया, पर अभी जैसे इसका मुंह बना ही रहता है। न किसी से हंसती है न बोलती है। चंदा के ललाट पर सलवटें उभरी और गायब हो गई। लगा जैसे प्रतिवाद करने के लिए आए हुए शब्दों को उसने पीछे ठेल दिया। वह नीचा मुंह किए रोटी बेलती रही। रवि का मन हुआ कि चंदा को हंसाए, पहले की तरह खाने की होड़ लगाए, पर उससे कुछ भी नहीं बोला गया। एक रोटी तो और ले लेता, अम्मा कहती रह गई, पर वह उठ गया। अब नहीं खाया जाएगा अम्मा, बहुत खा लिया। अम्मा ने टोने की खाट बाहर आंगन में निकाल ली। बरामदे में टिमटिमाता हुआ बल्ब का प्रकाश ही अंधेरे में डूबा डूबा सा लग रहा था। रवि टोनी की खाट पर बैठकर धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। टोनी शायद जाग रहा था, फिर भी आंख मूंदे पड़ा रहा। चंदा रसोई का काम खत्म करके बत्ती के नीचे मुड़िया डालकर बिनाई करने लगी। रवि पहचान गया, वह उसके पुराने स्वेटर की ही ऊन है। पिछले साल ही वह स्वेटर घर पर डाल गया था। आंगन के किनारे बने नल के पास बैठकर अम्मा बर्तन धो रही है। उनके लिए शायद अंधेरी रोशनी में कोई फर्क नहीं रह गया है। बर्तनों की खड़खड़ाहट और नल के गिरते पानी के स्वर के बीच से उभरता हुआ अम्मा का स्वर बराबर सुनाई दे रहा है। भैया, हमने तो इन महरियों से हार मान ली। क्या जमाना आया है ससुरा, अब तो इन नौकर चाकरों के नौकर बनकर रहो तो काम चले। महीने में 8-8 10-10 दिन की तो नागा करेंगे। ऊपर से एक बात कहो तो 10 सुनो, शरीर से भी घुलो और धन से भी। तो भैया, हमने तो इस झंझट से छुट्टी ही कर दी। आंखों के मारे खाने का काम आजकल नहीं होता, खाली बैठी बैठी बर्तन तो चुटकियों में मल दूं। पता नहीं वे अपने आप बोल रही थी या रवि को सुना रही थी। लगातार बोलने वाली अम्मा के मुकाबले में चुप चुप चंदा और भी ज्यादा चुप लग रही थी। टोनी ने करवट बदली। ताश खेलोगे टोनी? रवि ने बड़े दुलार से उसे पूछा। भैया कोई कहानी सुनाओ। टोनी की आवाज भी कैसे भरी भरी हो गई है। इसकी हालत ऐसी हो गई है, इसका तो रवि को अंदाज भी नहीं था। अच्छा, बताओ तो कैसी कहानी सुनोगे? प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा। जासूसी कहानी या शिकार की कोई कहानी, या कोई साहस की कहानी, खूब खूब बहादुरी की, ऐसी कहानियों की किताब ला दोगे भैया? जरूर ला दूंगा, कल ही ला दूंगा। साथ ही ख्याल आया, बिस्तर पर लेटे लेटे इन कहानियों को पढ़कर कैसा लगता होगा टोनी को। तभी छड़ी टिकाते बाबू आ गए।
वही गोल टोपी, बंद गले का कोट और पाजामा। हाँ, कपड़ों के बीच का शरीर इस समय सवेरे से भी ज्यादा ढीला और शिथिल लग रहा है। खाट पर सब्जी का थैला टिकाते हुए बोले, भाई बहनों की मजलिस जमी है। उनके थके चेहरे पर वात्सल्य सा उभर आया। अम्मा वैसे ही बर्तन मलती रही और चंदा बिनाई करती रही। बाबू ने खाट पर बैठकर जूते खोले, टोपी खोली। पसीने और मैल की मटमैली सी रेखा ललाट के इस छोर से उस छोर तक खींची हुई थी। टोनी, कैसी तबीयत है बेटा? उन्होंने टोनी का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर धीरे से उसका माथा थपथपाकर भीतर चले गए। रवि टोनी को कहानी सुनाने लगा। अम्मा ने धुले बर्तन परात में भरकर एक और सरकाए और झाड़ू से वह हिस्सा छपाक छपाक धोने लगी। बाबू नहाकर निकले, कमर में धोती की तहमद, पाँव में खड़ाऊं। वे ऊंचे स्वर में गा रहे थे, जाके प्रिय न राम वैदेही। उन्होंने अपने धोए कपड़े तार पर फैला दिए और आकर खाट पर बैठ गए। उनके बैठते ही चंदा उठी, लगा जैसे वह बंधा हुआ कार्यक्रम है। चंदा ने एक छोटी सी थाली में दाल, सब्जी और 4 रोटियां एक साथ ही लाकर बाबू के हाथ में थमा दी। अम्मा थाली में झांक झांक कर देखने के लिए पास आकर नहीं बैठी। वे थोड़ी दूर एक खाट पर लेटकर मंजू से ही अपनी पीठ खुजला रही थी। तुम्हारी अम्मा की आंख के लिए ऑपरेशन बताया है डॉक्टर ने। करवाना तो है ही, पर अगले साल करवाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम निश्चित मन से पास रह सकोगे। इन्हें भी तसल्ली रहेगी। रवि को लग रहा है कि असली बात कोई नहीं कह रहा, सब जैसे इधर उधर की बातें करके रह जाते हैं। पर आंख और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी इतने दिनों में? रवि ने डरते डरते कहा। बड़ी बेशरम है भैया तुम्हारी अम्मा। कुछ नहीं होगा उनको और उनकी आंखों को। मुझे तो बस चिंता टोनी की है। अगले साल तुम आ जाओ तो इसे एक बार सैनिटोरियम में और भर्ती करा के देख लूं। मेरा क्या, 3/4 तो बीत ही गई। और एक गहरा निश्वास अम्मा ने छोड़ा। फिर एक बड़ा बोझिल सा मौन सबके बीच में छा गया। बाबू को डर हुआ कि अम्मा कहीं बात की असली जड़ को न कुरेदने लगे, इसलिए बोले, रवि भैया तुम्हें पढ़ना लिखना हो तो ऊपर चले जाओ, ऊपर तुम्हारी सारी व्यवस्था करवा दी है। फिर अम्मा ने पूछा, क्यों जी, ऊपर के कमरे में 60 पावर का बल्ब लगवा दिया न चंदा। ऊपर एक सुराही और गिलास रख आना। रवि उठकर ऊपर आ गया। कमरे से चटाई खींचकर उसने बाहर निकाल ली और चित लेट गया। आसपास वालों की नजरों से बचा रहे तो अच्छा, नहीं तो वे ही उपदेश, वे ही बातें। विट्ठल चाचा की छत से बच्चों के खेलने का शोर आ रहा है। अगल बगल के सभी बच्चे वहीं जमा हैं। शायद बिन्नी भी वहीं गई है। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कित्ता पानी का संवेद स्वर। रवि की आंखों के सामने एक दूसरे को पकड़े गोल गोल घूमते बच्चे तैरने लगते हैं। तभी बच्चों के स्वर के बीच में ही टोनी का हो करता हुआ स्वर उभरा। उसे शायद कैं हो रही है। एक बार इच्छा हुई कि नीचे जाकर देखे, पर फिर वहीं लेटा रहा। अम्मा चंदा को पानी देने के लिए आवाज दे रही है। अब टोनी की आवाज नहीं आ रही। शायद कैं बंद हो गई। हवा इधर की ही है। आम की कैसी तेज महक आ रही है। बनारस का लंगड़ा है शायद। विठल चाचा को आम का बहुत शौक है। पहले की तरह अभी भी आम, खरबूजा रात को ही खाया जाता है। उनकी देखा देखी बाबू ने भी यही सिलसिला शुरू किया था। खा पीकर सब लोग ऊपर छत पर आ जाते, फिर अम्मा सबको काट काट कर देती। आम की परख में मेरा मुकाबला नहीं है कामता बाबू। जिस रेडी से खरीदता हूँ उसे खाली होने में फिर 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। बेचने वाला हाँक लगाता है, विठल बाबू ले गए उनकी पसंद का आम, ले जाओ ले जाओ। फिर आम की अदला बदली होती, आम की किस्में बखानी जाती, अलग जायकों का हवाला दिया जाता। अब अम्मा बाबू टोनी के पास ही रहते हैं शायद। तभी हाथ में सुराही और गिलास लिए चंदा आई। रवि उठकर बैठ गया। आज चंदा, मैं तेरी ही बात सोच रहा था। चंदा आकर चटाई पर ही बैठ गई। चाचा की छत से आम की महक उठ रही है। लगता है अभी भी खा पीकर चकाचक रहते हैं चाचा।
रवि खूब हल्की फुल्की बातें करना चाहता है। आया है तब से कैसा कैसा बोझ है मन पर। खाएंगे पिएंगे क्यों नहीं, आजकल तो गहरे में है। कैलाश भैया भी तो अच्छा ही कर लेते हैं। पता नहीं क्या है कि बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। तुम कुछ पत्रिकाएं लाए हो तो दो भैया, रात के समय पढ़ ही लिया करूंगी। रवि को लगा जैसे चंदा के स्वर में पढ़ाई की कसक कहीं अभी भी बाकी है। तू जिद करके कॉलेज में क्यों नहीं भर्ती हो गई चंदा, मुझे लिखती मैं वहां से जोड़ लगाता। रवि जानता है कि सवेरे से जैसे तैसे चंदा ने अपने को बांध रखा है। जरा सी सहानुभूति पाते ही वह खुल पड़ेगी, शिकायत करेगी कि पढ़ाई लिखाई सब आपके जिम्मे, हमारे जिम्मे तो रसोई लिखी है। हम तो घर में सड़ेंगे और फिर सब कुछ कितना हल्का और स्वाभाविक हो जाएगा। पर चंदा धीरे से बोली, किस बात की जिद करती, क्या मैं समझती नहीं? अम्मा बाबू का दम चलता तो क्या ये बिठाते मुझे घर? टोनी की दवाइयों का खर्च पूरा करने के लिए बाबू ने शाम का काम लिया। और क्या करते बेचारे, कितना ही संभल कर चलती, आखिर फीस किताबें जुटाने जितना तो चाहिए ही था। फिर घर का काम भी तो रहता है आजकल। चंदा उसे अपने से बहुत बड़ी बड़ी और समझदार लगने लगी। एक बार भी उसने नहीं कहा कि भैया तुम्हारे अलावा और कोई कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। बाबू क्यों नहीं साफ साफ उससे कह देते कि रवि बहुत हुआ, अब मेरे बस का नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं। मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा टोनी की जान है, तुम्हारी अम्मा की आंखें हैं। पर कहना तो दूर, वे दूर संकेत भी नहीं करते। अम्मा जाने अनजाने ऐसा इशारा कर भी देती है तो झट से प्रसंग बदल देते हैं। उसे लगा बाबू इस मामले में अतिरिक्त रूप से सावधान हैं। पता नहीं क्यों बाबू अम्मा यही समझते हैं कि मैं घर में रहने से नाराज हूँ। पर सच्ची भैया, मैं बिल्कुल बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। क्या हुआ, इस साल नहीं तो अगले साल कॉलेज ज्वाइन कर लूंगी। लोग ड्रॉप कर देते हैं, कभी फेल हो जाते हैं या नहीं। एक साल कौन ऐसी बड़ी बात है। सब कोई सब कुछ करने को तैयार है। पर रवि से कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके मन पर एक ऐसा ऐसा बोझ लगने लगा। चंदा, तभी नीचे से अम्मा की आवाज आई। आई, मेरे लिए पत्रिकाएं निकाल कर रखना। और चंदा नीचे दौड़ गई। पास की छत से आता बच्चों का संवेद स्वर बंद हो गया। शायद वह खेल खत्म हो गया। उसे रंजन का ख्याल आया। वह बहुत आग्रह कर रहा था अपने साथ चलने के लिए। टोनी की वजह से वह नहीं गया। चला जाता तो अच्छा था। रंजन इस बार छुट्टियों में पढ़ाई नहीं करेगा। कुछ ऐसी कोशिश करेगा कि अगले साल इम्तिहान देते ही कहीं बाहर जा सके। नीचे चौक में बाबू की खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी। हो सकता है ऊपर ही आए। वह बाबू के सामने नहीं पड़ता। अपने प्रति बाबू के विशेष व्यवहार से उसे घबराहट होती है। रवि उठा और कमरे में चला गया। खिड़की से विट्ठल चाचा की छत दिखाई दे रही थी। उसने बत्ती नहीं जलाई। वह जैसे सभी की नजरों से बचना चाहता है। बच्चे अब मीर जी की चड्डी खेल रहे हैं। एक पार्टी के बच्चे घोड़ी बने हुए हैं और दूसरी पार्टी के बच्चे सवार बने उन पर बैठे हैं। घोड़ी बने बच्चों को बस गिरना नहीं है। एक निश्चित समय तक अपने ऊपर बैठे सवारों की हर उछल कूद और जोर आजमाइश को जैसे भी हो झेल जाना है। घोड़ियां एक दूसरे को सहारा दे रही हैं, हौसला बंधा रही हैं। संभल के, बस 2 मिनट हैं, 5 रह गए, 2, 1। हो, शोर मचाती हुई घोड़ियां विजयी मुद्रा में उलट पड़ी। चलो अब तुम घोड़ी बनो, हम सवारी करेंगे। अदृश्य मूछों को मोड़ मोड़ कर, खम ठोक ठोक कर वे सब सवारी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के उत्साह पर उसे हंसी आ गई। याद आया बचपन में यह खेल, वे लोग भी कितना खेलते थे। तभी सीढ़ियों पर खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी। बाबू ऊपर आ रहे हैं। एक बार मन हुआ आंख मूंद कर सो जाए, और पर फिर ख्याल आया इतनी जल्दी सोया देखकर बाबू क्या सोचेंगे। हो सकता है वे कुछ न सोचें, पर उसे सोना नहीं चाहिए। उसने जल्दी से बत्ती जलाई और दरवाजा उड़काकर पढ़ने बैठ गया। कहीं बाबू उसी से बात करने तो नहीं आए थे। होगा। रवि आया लगता है। विठल चाचा की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। ऊपर के कमरे की बत्ती जलती देखकर ही वह समझ गए शायद
रवि जानता है कि समझ का बत्ती जलने से कोई संबंध नहीं है। बिन्नी पहले ही सारे घरों में खबर दे आई है। पहले टोनी किया करता था। हाँ, आज ही तो आया है। बस अगले फाइनल ईयर की तैयारी में जुट गया है। बाबू शायद उसके मिलने न जाने की सफाई दे रहे हैं। रवि को कोई कुछ कह दे, बाबू को बर्दाश्त नहीं होता। उनका ख्याल है कि सब लोग रवि की पढ़ाई से जैसे जलते हैं। मन ही मन उसमें कोई ऐब निकालने की कोशिश करते रहते हैं। भाई, तुम्हारा जिगरा है कामता बाबू कि रवि को इंजीनियर बना रहे हो। वजीफा उजीफा मिलता तो और बात थी। हर महीने आधी तनख्वाह निकाल कर दे देना कोई हंसी खेल नहीं। हमसे तो भाई निभा नहीं। इंटर के बाद ही कैलाश को काम में लगा दिया। चाचा के स्वर में व्यंग्य है या सराहना, यह जान पाना बड़ा मुश्किल है। अरे, यही सोचा विठल बाबू की नौकरी के कोलू में जिंदगी भर पिलना ही है। अच्छा पढ़ा लिखा लेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। इंजीनियर बन जाएंगे तो बड़ी अफसरी, मान सम्मान पैसा सभी कुछ तो मिलेगा। पढ़ाई छुड़वा देते तो कहीं क्लर्की फ्लर्की करते। बाबू के स्वर में कहीं जरा भी शिकायत या दुख नहीं है। यदि कुछ आ रहा है तो संतोष और गर्व। बाबू जिंदगी की दौड़ में अपने आसपास वालों से बहुत पिछड़ गए हैं। एक रवि ही तो है जिसे लेकर जब तक वे अपना हीन भाव धोते रहते हैं। सो तो ठीक ही करते कहते हो कामता बाबू, पर घर के और लोगों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। क्या हो गया है विठल चाचा को? पर बाबू को कोई चिंता नहीं। कैसे हौसले में कह रहे हैं, अब क्या है, 1 साल की बात और है। दुखम सुखम निकल ही जाएगा। रवि इंजीनियर हो जाए तो मन में मलाल नहीं रह जाएगा कि हमने अपना कर्तव्य नहीं किया बच्चे के प्रति। माँ बाप का असली सुख तो बच्चों के सुख में ही होता है। अब शायद उसके कर्तव्य की बात आएगी। बाबू चाहे न करें, पर विठल चाचा तो जरूर करेंगे। देखें उसे लेकर किसने क्या क्या सोच रखा है। पर बाबू ने बात मेहतरों की हड़ताल, नगर निगम के चुनाव पर भटका दी। बाबू कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। उसे पढ़ता जानकर बिना एक भी बात किए, बिना उसके कमरे में झांके बाबू नीचे उतर आए। उसने फिर किताब में आंखें गड़ाई तो अपने साथियों की बातें कान में तैरने लगी। यार, कितना ही पढ़ लो और मगज मार लो, आखिरकार तो बेकार इंजीनियरों की यूनियन में ही भर्ती होना है। और उसके सामने अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स यूनियन की छोटी छोटी पैम्पलेट पर्चियां नोटिस फरफराने लगे। यहाँ कोई भविष्य नहीं है इन लोगों का। आजकल सैकड़ों इंजीनियर्स मारे मारे फिरते हैं। किसी तरह फॉरेन जाने की तिकड़म भिड़ाओ। कनाडा में बहुत लोगों की आवश्यकता है। इंजीनियर्स के लिए जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्कोप है। एक बार जाने को मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। पर बच्चू, इस सब के लिए पुल और पुश चाहिए। मेरिट को कोई नहीं पूछता। आज 2 कौड़ी की भी। और रवि की आंखों में बंद गले का कोट और गोल टोपी पहने बाबू घूम गए, जो 10 से 5 तक रेलवे दफ्तर में क्लर्की करते हैं और फिर एक दुकान में हिसाब लिखते हैं, जिनके सारे संपर्क और संबंध इस गली तक ही सीमित हैं। विठल चाचा, सक्सेना साहब। एकाएक बाबू के लिए उसके मन में क्रोध उफनने लगा। क्यों नहीं विठल चाचा की तरह उन्होंने भी इंटर के बाद उसे काम पर लगा दिया। क्यों उसे इंजीनियरिंग के लिए भेजा। उसे लगा बाबू अम्मा की अतिरिक्त सहनशीलता और त्याग, चंदा की समझदारी, सब जैसे एक गुप्त षड्यंत्र के हिस्से हैं जो उसके खिलाफ रचा गया है। यह तो मीर जी की चड्डी वाला खेल हो गया। उसे पता भी नहीं लगने दिया और किस तरह बाबू सबके साथ घोड़ी बनकर उकसा उकसा कर उसे सवारी करवाते रहे। और अब जैसे सब चुपचाप उस पर सवारी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टोनी की बीमारी, अम्मा की आंखें, चंदा की पढ़ाई, बाबू का बुढ़ापा, टूटता हुआ घर। पर कोई कुछ बोलता नहीं। सब अतिरिक्त रूप से सावधान हैं, समय से पहले ही कहीं उनमें से किसी का हौसला न पस्त हो जाए। कैसी महीन चाल चली है बाबू ने। किताब बंद करके वह लेट गया और उसने आंखें मूंद ली। उसका मन जैसे कहीं गहरे में डूबने लगा। उसे अपने कंधे कांपते हुए और रीढ़ की हड्डी गलती हुई महसूस हुई। कोई कमरे में घुसा, शायद अम्मा है। उसने आंखें नहीं खोली। उसे सोया जानकर उन्होंने उसके पैरों पर चादर ढक दी
और बत्ती बुझाकर दबे पैरों बाहर निकल गई। बत्ती बुझते ही रवि के चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया।